जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके लिए अनसॉल्व पेपर करा रहा हूं, अनसॉल्व पेपर में सेट नंबर आपका 2 चल रहा है। सेट नंबर 2 में पेपर कोड 822 ए डब्ल्यू, यानी सेट नंबर 2 चल रहा है। दो क्वेश्चन नंबर्स में मैंने क्या करा, पहले दूसरे तीसरे चौथे खंड के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5वें का पहला खंड क्या कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं को ज्ञात करना है। यानी कि ऐसे दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, है ना। तो जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो क्रमागत माने क्रम से आने वाले विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम माने विषम संख्या है, धनात्मक माने प्लस की। पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी उनका हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 290 आएगा। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले माना ऐसी विषम संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। कि ऐसी विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या कितनी मान ली, x मान ली। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी भाई। अगर किसी विषम संख्या, कोई विषम संख्या है, जैसे 3 दी है, तो अगली विषम कब आएगी, जब मैं उसमें 2 जोड़ूंगा। तो यानी कि इस अगली क्रमागत क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी क्रमागत संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि उनके वर्गों का योगफल, यानी जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग माने स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे भाई, जिनके वर्गों का योगफल x का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 290 है। तो 290 है, तो यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर यहां खोल दो, होल स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, दोनों की गुणा का दुगना, यानी कि 4x बराबर 290। एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 4x ये आ गया, 4 ये आ गया। 290 को इधर ले आओ, माइनस के 290 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 290 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 286 बराबर 0। इतना हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका ये भाई द्विघात समीकरण बन गई, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको छोटा कर लें, डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर यानी डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने इसका, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पे 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया, माइनस का 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 143 हो गया, 143 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, यानी कि 143 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करें तो 143 आए। तो हम क्या करेंगे भाई, करके देख लो। अगर वैसे नहीं हो रहा भाई, 143 है, इसके फैक्टर करोगे, 11 से काटो, 11 एकम 11, बचा कितना, 3, 11 या 33, और 13 एकम 13, यानी 13 में से 11 जाएंगे, 2 बचेंगे, है ना। तो यही तो फैक्टर हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, अगर हम विस्तार से करना चाहते हैं तो देखिए भाई, पहले ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा, एक्स ये लिखा, कितना लिखोगे भाई, 13 माइनस के 11। भाई 13 में से 11 घटेंगे तभी तो 2 बचेंगे, है ना। तो 13 में से 11 घटेंगे तो 2 बचेंगे। और भाई ये माइनस के 2x नहीं, प्लस के 2x है, तो भाई 13 में से 11 घटेंगे तो देखिए, और माइनस के 143 बराबर 0। एक्स के अंदर गुणा कर दो तो कितना हो गया, 13x माइनस के कितने हो गए, 11x माइनस के 143 बराबर 0। तो x यहां से कॉमन निकाल लिया, x प्लस 13 माइनस के 11 यहां से कॉमन निकाल लो, x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 यहां भी है, यहां भी है,
कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, x माइनस 11 बराबर 0। तो भाई इसके दो आंसर आ गए, तो माइनस वाला छोड़ देंगे, हम ले लेंगे प्लस वाला सिर्फ। x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितने हो गए, 11 हो गए। तो लिख देना अतः, तो क्या करोगे, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक विषम संख्या, पहली धनात्मक विषम संख्या x मानी थी ना, तो x का मान कितना आ गया, 11। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम संख्या कितनी होगी, तो भाई x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि पहली क्रमागत संख्या 11 होगी, दूसरी कितनी, 13 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। तो ये क्या कहा है, पांचवे का खा खंड है, यदि बिंदु a, 0, 0, b, x, y संरेख हो तो सिद्ध करो कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। वे संरेख कहा है, संरेख का मतलब क्या होता है, यानी संरेख का मतलब होता है दो से अधिक बिंदु, यानी कि दो से अधिक बिंदु कैसे हो, एक ही रेखा में स्थित हो, यानी कि 3 या 3 से अधिक कह सकते हो, है ना। क्योंकि अगर मान लो जैसे ये है एक बिंदु ये है, ये तो है सीधी रेखा में एक, और इसके अलावा तीसरा बिंदु, यानी दो से अधिक बिंदु, तो दो से अधिक कौन सा, अगर तीसरा बिंदु यहां पर तो संरेख थोड़ी हो जाएगा, ये तीसरा बिंदु कहां होगा, यहीं पर इसी लाइन पर स्थित हो, या इसी लाइन पर आगे की ओर स्थित हो, आगे के जितने और स्थित होंगे, जितने बिंदु मिलेंगे सब सीधी रेखा में स्थित होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। यानी संरेख का मतलब है एक ही रेखा में स्थित सभी बिंदु। तो यानी कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं, यानी कि इनसे कहा गया है कि संरेख हैं। तो संरेख का मतलब होता है यह तीनों एक ही रेखा पर स्थित है ना, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम हल। उन्होंने कहा कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो सिद्ध करना है कि इतना आएगा, तो हमें इतना लाके दिखाना है। तो देखिए भाई सबसे पहले भाई हम क्या लिखेंगे कि दिए गए बिंदु से निर्मित, भाई दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यदि ये कैसे बिंदु है, संरेख है, दिए गए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा यदि बिंदु संरेख है। तो भाई संरेख है तो ध्यान है, यदि बिंदु संरेख होंगे तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 होगा। बिंदु कैसे होंगे, संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही तो होता है बराबर 0। तो भाई ये 1/2 है, 1/2 को मैं उधर ले गया, 2 को ये बटे में दिया है, गुणा में पहुंच जाएगा उधर, यानी 0 से किसी की गुणा करते हैं तो 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कितना बचा, अब जो बिंदु दिए हैं हमें, तो हमने क्या करा, इन बिंदुओं के नाम लिख लिए। x1 बराबर कितना है, a, है ना, और y1 कितना है भाई 0, फिर x2 कितना है 0, भाई y1 0 हो गया, x2 कितना 0 हो गया, फिर y2 कितना है b, फिर x3 कितना है
एक्स, y3 कितना है y। भाई ये तीनों पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिए ताकि हमें रखने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए कितना बचा, x1 का मान a, y2 माइनस y3, तो y2 कितना आ गया b, माइनस का y3 कितना है y। ठीक, फिर x2 का मान 0 ये रहा, y3 का मान y, माइनस y1 का मान कितना है ये रहा 0, प्लस x3 का मान x, और y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 और y2 का मान b, तो ये हो गया बराबर में क्या चल रहा है 0, क्योंकि ये वाला 2 आप पर 0 में पहुंच गया, ध्यान रहे। तो देखिए ये क्या हो गया, a के अंदर गुणा कर दो, ab माइनस का ay, 0 से किसी की गुणा करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x से गुणा करोगे माइनस के xb बराबर 0। तो भाई हम क्या करेंगे, ab को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे, अब देखिए ab को ले जाओ उधर, या फिर ab बराबर इन दोनों को उधर ले आओ, तो ये प्लस के हो जाएंगे xb प्लस ay। अब पूरी समीकरण को क्या करोगे, ab से भाग कर दो, ab से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो ये क्या है xb बटे ab प्लस ay बटे ab, और ab के बटे में ab हो गया, कर दिया ना भाग। तो ab से ab कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, कितना बचा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। भाई यही तो लेके आना था, तो ये इसको तो इसका आंसर आ गया, कितना आसान है। बस ध्यान रहे कि यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगाना है, कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उनसे, क्योंकि भाई जब तीनों क्षेत्रफल 0 कैसे होगा, भाई आपसे कहा था मैंने कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, तो क्या त्रिभुज बन रहा है इससे, नहीं बन रहा ना। जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल कहां से निकालोगे, यानी जब त्रिभुज नहीं बन रहा है यानी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। ध्यान रहे कि त्रिभुज 0 क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रहे क्योंकि ये कहा गया है कि संरेख है, तो संरेख में ये कंडीशन लगती है कि जब संरेख की बात करेगा कि या तो कहे संरेख सिद्ध करो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगा दो, 0 सिद्ध कर दीजिए, और कहे संरेख दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जब भी संरेख की बात करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगाना है। तो इनने कहा तीनों बिंदु संरेख हैं तो दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यदि बिंदु संरेख है तो बिंदु संरेख 0 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगा दिया मैंने। ये तीनों बिंदु मैंने लगा दिए, x1 बराबर a, x2 बराबर 0, ये यहीं से तो लिए हैं, इन्हीं को लिख सकते हो x1 फिर y1 x2 y2 x3 y3, यहां लिख लो या इसको नोट करके अलग से लिख लो, इससे आसानी ये रहेगी, आपको फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा कि x1 का मान क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको y2 का मान क्या ढूंढना पड़ेगा, लिखा हुआ है साफ साफ, डायरेक्ट लगाओ और आंसर पाओ। नोट कर सकते हैं आप। इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5वें का गा खंड है कि एक लंबवतीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है, यानी लंबवतीय शंकु दिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तथा संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसका जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो भाई त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या तो निकालेंगे, त्रिज्या को सो किससे करते हैं r से करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, r सेंटीमीटर है, हमने त्रिज्या r सेंटीमीटर मान ली। फिर क्या करेंगे, लंबवतीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, भाई आपको तिर्यक ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं, L से, यानी कितनी हो गई, L बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
जब 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो लिखेंगे भाई क्या कहेंगे, क्योंकि उनने दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भाई कितना है, आपको दिया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो इनमें अगर फार्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए करते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 90 पाई दिया हुआ है। तो भाई इन दोनों में पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, तो मैं इनको कॉमन निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, पाई आर कॉमन निकाल ली, यहां रह गया एल, यहां रह गया सिर्फ आर रह गया, बराबर कितना हो गया 90 पाई। पाई से पाई की कहानी खत्म है ना। तो कितना बच गया, आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बराबर कितना हो गया 90। भाई ये तो मान मुझे पता था एल का, तो लगाओ ना भाई, तो लगा दो मान एल का। एल का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो भाई आर एल का मान लगा दिया 13 प्लस आर बराबर 90। मल्टीप्लाई कर दो आर की, तो कितना आर की आर से करी आर स्क्वायर और माइनस प्लस के 13 आर हो गया, 90 को इधर ले आओ माइनस के हो जाएगा बराबर 0। भाई गुणनखंड करना तो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं कि 90 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 13 आ जाए, है ना, कि सब्ट्रैक्ट करने पर 13 आ जाए। तो भाई क्या होता है, 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं ना, और 18 में से 5 जाएंगे 13 बचेंगे। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस आर ये आ गया 18 माइनस के 5 माइनस 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर प्लस के 18 आर माइनस के 5 आर हो गए, माइनस 90 बराबर 0। दोनों में आर कॉमन है तो आर प्लस 18 आ गया, माइनस के 5 कॉमन निकाल लिया, आर प्लस 18 बराबर 0। तो देखो 18 आर प्लस 18 दोनों में कॉमन है, आर प्लस 18। तो भाई क्या हो गया, आर प्लस 18 कॉमन निकाल लिया, आर माइनस 5 हो गया इजिकल टू 0। तो अब देखें यदि इफ यानी कि लिखोगे यदि आर माइनस 5 इजिकल टू 0, आर माइनस 5 इजिकल टू 0, तो आर इजिकल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। और इफ यदि आर प्लस 18 बराबर 0 तो आर बराबर माइनस के 18 सेंटीमीटर। भाई क्या त्रिज्या माइनस में हो सकती है, भाई लंबाई तो कभी माइनस में होती ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे तो आर बराबर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः शंकु की आधार की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। मात्रक लिखना ना भूलें, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे। त्रिज्या निकाल लो तो सेंटीमीटर में आएगी, क्षेत्रफल निकालोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आयतन निकालोगे तो घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना। तो ये आप इसे नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, तो क्या कहा, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी 25 परिवार दिए किसी मोहल्ले के, उनका दैनिक व्यय दिया है जो दर्शाती है। तो वही आपको दिया हुआ है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। भाई ये आपके सांख्यिकी वाले चैप्टर से लिया गया है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया कि आपसे कहा माध्य निकालना, तो माध्य निकालना तो बहुत ही आसान है ना। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिया है दैनिक व्यय दे रखा है जिसके वर्ग अंतराल कहते हैं, वो कितना दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, है ना। फिर क्या दिया, परिवारों की संख्या एफ, यानी परिवार संख्या एफ दी है बारंबार तक कितनी 4, 5, 12, 2, 2। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। यानी क्या निकाल लेंगे, मध्यमान। कैसे निकालते हैं, यानी एक्स आई। तो भाई कैसे निकालते हैं, देखो 100 में इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 100 और 150 जोड़ दोगे, 100 और 150 कितने हो जाएंगे भाई 250 हो जाएंगे। और 250 हो गए उसका कर दो आधा, यानी कि 100 प्लस 150
बटे 2, तो जोड़ दिया 200 का हो गया आधा, यानी कितना 225 का हो गया आधा 250 का, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 125, यानी कि 100 प्लस 150 250, 250 का क्या कर दिया 2 से भाग 125 आ गया। 150 में 200 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 350, और 350 का आधा करोगे आएगा 175। 200 में 250 जोड़ दो हो गए 450, तो इसका आधा करोगे कितना आएगा 225, है ना। फिर अब 250 में 300 जोड़ दो कितने हो गए 550, और 550 का आधा करोगे कितना आएगा 275। फिर 275 का अब 300 में 350 जोड़ो 650, तो कितना आएगा 325। तो ये क्या आ गया ये xi आ गया। अब हमें क्या चाहिए होगा f इंटू xi, यानी इसे fi भी कह सकते हैं, तो fi इंटू xi कह दो। तो 4 की 125 से गुणा करो, 4 की 25 125 लगा 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 हो 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500 हो गए। ऐसे 5 से करोगे 175 की गुणा, तो ये कितनी आएगी 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे कितने 2, 5 में 35 और 2 37 का 7 हाथ से लगे कितने 3, 5 का 5 और 3 8, 875 हो गए। 12 की करो 225 से, तो 12 पंजे 60 का 0 हाथ से लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने होगा 30 का 0 हाथ से लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 कितने होगा 27, तो ये होगा 2700। अब 2 से करोगे 275, ये कितना हो जाएगा 550, ये तो पता ही होगा डायरेक्ट कर दोगे। 325 की 2 से करोगे कितना हो जाएगा 650, ये कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को इसका टोटल कर लेंगे, कितना सिग्मा fi xi, यानी भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है नया चिन्ह आगे देखने को, सिग्मा का मतलब होता है योगफल यानी जोड़ देना। तो इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और सिग्मा fi इसको भी जोड़ देंगे, तो सिग्मा fi, तो सिग्मा fi आपने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया भाई देखो 5 और 4 9 हो गए, 12 में 9 जोड़ोगे 21, 21 में 2 जोड़े 23, 23 और 2 25, तो ये आ गया 25। अब देखें भाई 5 0 0 ये आ गए, कितना आ गया 5 आ गया। जब 5 आ गया अब देखें 0 ये है 7 ये है 7 और 5 12 5 17 का 7 हाथ से लगे 1, 5 और 6 हो गया, 8 और 6 14, 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 और 5 26, 26 और 6 कितने हो गए 26 और 6 हो गए आपके 32 का 2 हाथ से लगे 3, तो 3 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 5, तो 5275 हो गया। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो माध्य निकालना है, समांतर माध्य। तो माध्य निकालते कैसे हैं, माध्य यानी x बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, यानी ये कितना आया 5275 और सिग्मा fi कितना है 25 है, तो भाग कर दो 25 से भाग करो, 25 दूनी 50 कितने बचे 2 बचे हो गए 27, 25 कम 25 कितने बचे 2 बचे, कितना हो गया 25 हो गया, 25 कम 25 यानी कि 211 रुपए आ गए। इसका क्या भाई प्रतिदिन आपका ओपीपी द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय, तो दैनिक माध्य व्यय कितना आ गया 211 रुपए लिख दोगे। अतः दैनिक माध्य व्यय 211 रुपए है, ये आपका आंसर हो गया। यानी कितना आसान क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको करा दिया। इसी प्रकार ये 5वें प्रश्न के सभी खंड हो गए, है ना। तो अगले प्रश्न के बाकी के सभी क्वेश्चन अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।